यानी गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी के एक भी आरोप में इत्तू सा भी सच नहीं दिखता। राहुल गांधी के पास इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों हो रहा है, क्यों वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर गौतम अडानी से डील नहीं करने के लिए कहते हैं। कहिए ना भाई, ये आदमी अगर बेकार है, ये देश का पैसा लूट रहा है, तो कहिए अपने यहां के मुख्यमंत्रियों को कि नहीं करो इससे डील, इसकी मोदी से सेटिंग गेटिंग चल रही है, ये देश को लूट रहा है, अपने यहां निवेश कराएंगे और यहां फिर सेफ से निकालेंगे फोटो और उसके बाद कहेंगे क्या बहुत बड़ा तूफानी काम कर दिया। इसका साफ मतलब है कि गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के आरोप सिर्फ सियासी, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो बार बार अंबानी अडानी करने लगते हैं। आज इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी को नया नाम भी दिया। सुनिए एक बार। कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट, छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे का नारा दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने वर्ड प्ले करके इसे ट्विस्ट कर दिया, शब्दों के साथ खेल दिया। लेकिन राहुल गांधी को यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके जवाब में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का नया मौका मिल गया। इस पोस्टर वॉर में बीजेपी ने बैक टू बैक कई हमले कर दिए। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर यह नारा दे दिया कि हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। इस पोस्टर में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस है तो आतंकी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ हैं और वक्फ सेफ है, इसलिए हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। बीजेपी ने पोस्टर लाद दिया। अब बताइए, राहुल गांधी ने बैठे बैठे अपने एक सियासी स्टंट से पूरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, और वो यही करते ही हैं। वो प्रचार में उतरते हैं, पार्टी जो है वो नीचे उतर जाती है। बीजेपी को यह बताने का उन्होंने मौका दे दिया कि कांग्रेस राज में कौन सेफ है, कौन अनसेफ है। सेफ अनसेफ की लड़ाई में पीएम मोदी कैसे देश को सेव कर रहे हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सेव कर रहे हैं, आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी शायद समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस सेफ होने की बात कर रहे हैं। एक रहेगा देश तो सेफ रहेगा, और नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सेव कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे सेफ है, आपको यह भी देखना चाहिए बॉस। यह सबसे बड़ी सेफ्टी नरेंद्र मोदी ने दे दी है, इसलिए हम और आप जो है इस तरह से देश में विकास देख पा रहे हैं। मैं आपको G20 देश जो है ना, अभी गए हुए हैं नरेंद्र मोदी G20 में, उसकी जीडीपी ग्रोथ दिखाता हूं। जीडीपी ग्रोथ देखिए बॉस, G20 देशों नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अपना भारत है बॉस। पूरे G20 देश में भारत की विकास दर 7% बनी हुई है, 7%, सबसे ज्यादा। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, जिसकी विकास दर जो है ये भारत से 2% कम है, 5% पे बॉस नंबर 2 की। चीन हमसे नीचे है, 4.8 पर बैठा हुआ है। रूस हमसे बहुत पीछे है, 3.6 पे बैठा हुआ है, और ब्राजील 3% पे बैठा हुआ है। अमेरिका हमसे पीछे है। मतलब G20 के सारे देश, अमेरिका, यूएस कितने पे है? 2.8% पे बैठा हुआ है बॉस। कनाडा जो इतना भारत के खिलाफ आजकल बोलने का प्रयास करता है, 1.1% की ग्रोथ रेट लेके चल रहा है, 1%। यूके 1.1% पे बैठा हुआ है, जो भारत पे राज करके गया है इतने साल तक, वो वहां जाके अपनी नैया डुबा, अपनी लुटिया डुबा के बैठा है। ये है भारत अपना बॉस। G20 देश, बड़े बड़े प्रभावशाली देशों में नंबर 1 पे भारत बैठा हुआ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नरेंद्र मोदी ने सेव किया है। पीएम मोदी अभी ब्राजील में G20 सम्मेलन में ही हिस्सा लेने गए, वहां वो अलग अलग देशों के नेताओं से भी मिल रहे हैं।
नरेंद्र मोदी अपने कामकाज से विरोधियों को जवाब देते हैं और यही राहुल गांधी की बौखलाहट है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा 10 साल में मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो कभी राफेल की डील पर सवाल उठाते हैं, कभी चौकीदार चोर कह के फंस जाते हैं, कभी मीडिया पर गुस्सा उतारने लगते हैं, मीडिया को भला बुरा कहने लगते हैं। अब जैसे अमरावती में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को गुलाम कह दिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चैनल के रिपोर्टर का मजाक उड़ाने लगे। जरा सुनिए राहुल गांधी। अंग्रेजी में बोलते, हिंदी में भी बोलना है। नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया देगा? नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, देखिए ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, ये तो मुझे अच्छे लगते हैं। इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से गुलाम है। राहुल गांधी मीडिया को गुलाम बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, जो उनको ये नहीं बताते कि सर आप जो बोलते हैं उसमें फैक्ट नहीं होता, उसमें सच नहीं होता, वो कौन सी गुलामी कर रहे हैं? वो गांधी परिवार की गुलामी कर रहे हैं क्या? मीडिया के लोगों को गुलाम बोल देना सबसे आसान है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो बिना फैक्ट की बातें मीडिया नहीं दिखा सकता बॉस। तो क्या करो, गुलाम बोल दो। गुलामी ये होती है कि कोई झूठ पे झूठ बोलता जाए और उसको आप दिखाते रहो कि वाह 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 सर क्या बात है, बहुत अच्छा कर दी। इसी गुलामी से तो देश निकल रहा है बॉस। राहुल गांधी अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह से रिपोर्टर्स को टारगेट करते हैं और ये सिर्फ बातें मोहब्बत की दुकान की करते हैं। असल में मोहब्बत की दुकान से क्या सामान निकल रहा है वो आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से समझ सकते हैं। खड़गे ने क्या ऐसा बोल दिया जिस पर बवाल हो गया? सुनिए, आप खुद सुनिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। बताइए, मारने की बातें हो रही हैं भाई, और कहां तो मोहब्बत की दुकान चल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में उनके साथी उद्धव ठाकरे भी कैसे पीछे रहते। कांग्रेस के सहयोगियों का भी हाल कांग्रेस जैसा ही है। उद्धव ठाकरे भी मरने मारने जैसी ही भाषा बोल रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कोई मार दो कह रहा है, कोई काटने की बातें कर रहा है। यह तो जनता तय करेगी कि किसका पत्ता कटेगा किसका नहीं। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी तक चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। झारखंड में आज प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी पहुंच गए, जबकि यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी यूपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए लास्ट मिनट तक माहौल बनाने में जुटे। झारखंड में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने सुपरहिट नारे बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव क्यों तनाव में। अब पटना नहीं है, बटे थे तो अब पटना नहीं है, एक रहेंगे,
सेफ रहेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूपी उपचुनाव में जीत पक्की कर ली है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनके शब्दों में ऐसा लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। यानी वो खुद मान रहे हैं कि मामला टाइट है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो यूपी के भविष्य का रुख तय करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया और आखिर में लिखा कि आप सबसे अपील है, करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। यूपी का उपचुनाव हो या झारखंड महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, हर पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि यहां से जिसका भी मामला डिरेल हुआ वो लंबे वक्त तक बैकफुट पर ही रहने वाला है। अगले साल सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से एक राज्य दिल्ली में तो 2-3 महीने में ही चुनाव हो जाएगा। फिर अगले साल के आखिर में जाकर बिहार में चुनाव होगा। तब तक उसी पार्टी का माहौल रहेगा जो इस वक्त चल रहे चुनावों को जीतेगा।